नमस्कार दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है, या यूं कहिए कि यदि कोई किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करना चाहता है तो उसे घाटा ना हो बल्कि उसे फायदा हो। इसके लिए जरूरी है कि साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए। इसीलिए इस वीडियो में आज आपको डॉक्टर सोहन सिंह वालिया जी, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं, आपको साइंटिफिकली बताएंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यदि कोई करना चाहता है या कर रहा है तो उसे किस तरीके से शुरू करना चाहिए और प्रैक्टिस कैसे फॉलो करनी चाहिए जिससे कि उसकी क्रॉप कम ना आए और उसे घाटे की जगह फायदा हो। घाटे की बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई किसान बिना जानकारी के ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करते हैं और उसकी पूरी प्रैक्टिस फॉलो नहीं करते, जिस कारण प्रोडक्शन कम हो जाती है और प्रोडक्शन कम होने के साथ भाव भी नहीं मिलता, तो वो फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग छोड़ देते हैं। बहुत से किसान ऐसे हैं जो शुरू करने के बाद छोड़ते हैं क्योंकि सही तरीका नहीं पता होता। इसीलिए साइंटिफिक रूप से बताएंगे डॉक्टर सोहन सिंह वालिया जी, क्योंकि लंबे समय से आपने उन प्रैक्टिसेस को साइंटिफिकली प्रूव किया है कि क्या स्टेप फॉलो करें जिससे कि शुरू से आखिर तक क्रॉप अच्छे तरीके से आए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। बहुत से लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, कई युवा जो किसी और क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो भी पार्शियली ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के इच्छुक होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही गाइडेंस वाला वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपने बताया कि कई सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने स्कूल के माध्यम से, और अलग अलग प्रैक्टिसेस को साइंटिफिकली आपने जांचा कि जी। किस तरह से कौन सी क्रॉप बेहतर ऑर्गेनिक फार्मिंग में यील्ड देती है। जी, तो जी। सर, कोई शुरू करना चाहे तो किस क्रॉप से शुरू करें और कैसे शुरू करें? ये विषय भी बहुत अच्छा चुना है और बात भी बहुत अच्छी आपने जो ये शुरू करने वाली बताई है। जैसे जो भी किसान जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो इसे 3 साल लग जाते हैं। जैसे हम सर्टिफ़ाई कराना है तो 3 साल का समय इसका लग जाता है। तो पहले तो ये है कि जैसे कोई भी किसान, अगर उसके पास अपनी ज़मीन है, पहले तो उस पे शुरू करे। अगर उसने ठेके पे ज़मीन ली हुई है, उस पे वो शुरू ना करे, क्योंकि 3 साल बाद तो इसका पूरा असर आना है। जो भी सर्टिफ़िकेशन एजेंसी है, उसने 3 साल के बाद ही इसको सर्टिफ़िकेशन देना है। तो जब तक उसको सर्टिफ़िकेशन मिलने का समय आएगा, तब तक उसका ठेका खत्म हो जाएगा। तो अपनी ज़मीन पे काम करे। तो दूसरी बात ये है कि जब हम जैविक खेती शुरू करते हैं, इसमें शुरू करने के लिए जैसे जो फसलें वो बीज रहा है, वो बिजाई कर सकता है। जैसे हम पंजाब की बात करें, पंजाब में हमने अब तक 14 अलग-अलग फसलों पे उनके जो फसली चक्र हैं, उन पे हमने काम किया है और उनको सिफ़ारिश किया है। जैसे धान आ गया, गेहूँ आ गई, ये हमारा फसली चक्र है। इसके बाद फिर हमारा मक्की, सोयाबीन और गेहूँ फसली चक्र है। इसके साथ ही हल्दी बहुत अच्छी जैविक तौर पे हो जाती है। हल्दी के बाद प्याज़ बहुत अच्छा इसका फसली चक्र आता है, जो हम जैविक तौर पे कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे अलग-अलग और भी फसली चक्र हैं, जैसे मक्की आ गई, मक्की के बाद आलू आ गया, फिर प्याज़ आ गया। जैविक तौर पे हम इसको अच्छी तरह कर सकते हैं। इसके साथ ही हम और भी जैसे कुछ सब्जी वाले हैं, उनको भी हम इसमें ले सकते हैं। उदाहरण के तौर के ऊपर जैसे मक्की आ गई, मक्की के बाद फिर मटर आ गया, मटर के बाद फिर हमारी मूंगी आ गई, या मटर के बाद फिर हम इसको काउपीज को ले सकते हैं, वहाँ की फलियाँ ले सकते हैं। ये जो फार्मर है ना, उसको देखना होगा कि उसका जो अपना गाँव है, वो शहर से कितनी दूर है। सबसे पहले मार्केटिंग देखो कि हमने जो भी हमने जैविक तौर के ऊपर हमने तैयार किया है, उसको हमने सेल करना है, तो वो इसकी मार्केटिंग पहले देखिए। लेकिन उससे पहले भी मैं जो भी हमारे पास किसान आते हैं पीएयू में, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि भाई अपने घर से जो खेती है वो शुरू करें। जितनी आपकी घर की नीड है, वो तो कम से कम जैविक तौर के ऊपर करें। उसके बाद आपका तजर्बा उस पे बढ़ता जाएगा। इसमें भी कई समस्याएँ आती हैं, जैसे जो खरपतवार है, वो उसकी समस्या काफ़ी आती है। उसको कैसे दूर करना है मैं आपको बताऊँगा। ऐसे ही इसके ऊपर जो कीड़े-मकोड़े हैं, वो भी इसके ऊपर आते हैं। जैसे दूसरी क्रॉप के ऊपर आएँगे, इसके ऊपर भी आएँगे, लेकिन उसको हमने कैसे मैनेज करना है, इसका भी पूरा हम आपको बताएँगे। ठीक है, बीमारी आती है, बीमारी के ऊपर भी हमने कंट्रोल करना है। सबसे पहले ये है कि हमने प्रोड्यूस सेल कहाँ करनी है। दूसरा स्टेप फिर इसके ऊपर आता है, जैसे पंजाब में हमारा जो मंडी बोर्ड का विभाग है, पंजाब गवर्नमेंट का, इसकी सर्टिफ़िकेशन के ऊपर काफ़ी मदद करती है। बहुत नॉमिनल चार्जेज़ हैं, कई बार कोई चार्जेज़ लेते भी नहीं हैं, जो इसकी सर्टिफ़िकेशन को करवा के हमें देते हैं। तो यही है कि शुरू करो, लेकिन उससे पहले अपना देखो कि हमने ये सेल कहाँ करना है। सेकंडली, जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करते हैं ना, इसमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हम बीज की बुआई कर रहे हैं, वो हमारा कंपोजिट वैरायटी का हो, उसमें कोई भी हाइब्रिड ना हो। क्योंकि हाइब्रिड को हम आगे दोबारा फिर अगले साल हम बिजाई नहीं कर सकते उसकी। जो भी सीड हमारा है ना, स्टोर करके रख लेना अगले साल की बिजाई के लिए।
सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा कि आपने बताया कि बीज हाइब्रिड ना हो। जी। एक तो आपने बताया कि देसी होगा तो दोबारा यूज हो दोबारा सकता है, यूज हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा भी आपने स्टडी किया है कि हाइब्रिड बीज लगाया और एक देसी लगाया तो उसमें प्रोडक्शन में अंतर आता हो हाइब्रिड के कारण? देखो, बात ऐसी है मतलब कि वो तो देसी में ज्यादा आता हो ऐसा? जो वैरायटी का पोटेंशियल है ना, वो तो आना ही आना है। जैसे आप उसको जैविक तौर के ऊपर आप उसकी बिजाई कर लो, या आप उसको जो कन्वेंशनल तौर के ऊपर आप बिजाई कर लो, जिसका वैरायटी का पोटेंशियल ज़्यादा है, वो आपको यील्ड भी ज़्यादा देगी। ठीक है? तो लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने जो हाइब्रिड है उसकी बिजाई नहीं करनी। अगर दूसरा अवेलेबल नहीं है तो हाइब्रिड भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड आगे हम उसको स्टोर नहीं कर सकते आगे बिजाई करके। ठीक है? उसके बाद फिर हमारे आ जाता है कि हमने जो हमारे खुराकी तत्व हैं, क्योंकि सबने खुराक तो लेनी है, या एक तरफ तो हम यूरिया की में से दे रहे हैं नाइट्रोजन, या डीएपी यूज़ कर रहे हैं नाइट्रोजन के लिए और फास्फोरस के लिए। लेकिन इधर हमने क्या करना है, इधर हमने इसको जो हमारे गाय भैंस है उसकी हमने रूढ़ी बहुत अच्छी तैयार करनी है। ठीक है? ऑर्गेनिक मैन्योर हमने तैयार करनी है। एक तो हम ये कर सकते हैं, दूसरा हम ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं, जो हरी खाद है ना, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे पंजाब या हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, इसमें क्या होता है कि जब हम रबी की क्रॉप हम हार्वेस्ट करते हैं ना, जैसे हम गेहूँ की जब फसल हम इसकी कटाई करते हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ समय बच जाता है। तो उसमें हम हरी खाद बहुत अच्छी तरह बिजाई कर सकते हैं। इसको 1-2 पानी की ज़रूरत भी पड़ती है। या हरी खाद में हम सण बीज सकते हैं, हम ढैंचा बीज सकते हैं, हम रवां बीज सकते हैं, कोई भी क्रॉप आप ले लो, और इसको 40-45 दिन के बाद हम उसी खेत में हमने इसको दबा देना है। तो इससे हमारी जो काफ़ी जो खुराकी तत्व हमारी फसल को चाहिए, वो हमारे इसमें आ जाते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। फिर कुछ किसान हैं, उन्होंने वर्मी कंपोस्टिंग का भी काम शुरू किया हुआ है। तो मैं तो वैसे सभी किसानों को यही कहता हूँ, जो हमारे पास आते हैं उनको भी कहता हूँ, आपके माध्यम से भी कहता हूँ, कि जैसे उन्होंने कोई फसल लगानी है, उस पे जब हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं ना, वो उससे गुरेज करें। जो वर्मी कंपोस्ट हम तैयार करते हैं, उसको या तो हाई वैल्यू क्रॉप्स के ऊपर उनका प्रयोग करें, या उसको फिर वो सीधे जो नज़दीक कस्बा है या शहर है, उसमें उसको वो सेल करें। उससे उनको ज़्यादा कमाई होगी। वर्मी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को खेत में या तो हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है उन पे डालें, जी, जी। जो कन्वेंशनल है क्रॉप पे उस पे हाँ, इतना ज्यादा इतना लाभ ज़्यादा नहीं मिलता। लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पे जब हम उसको तैयार करते हैं, हमारा काफ़ी उस पे समय भी लगता है, हमारी काफ़ी लेबर भी लगती है। लेकिन उससे हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर हम उसको बाहर सेल करें। ये तो केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट की बात हुई। हाँ जी, जी। अगर आपने बताया शुरू किसी को करना है तो सबसे पहले तो कोशिश करें देसी बीज ले देसी ले, बीज, बिल्कुल, उसके बाद रूढ़ी की खाद डाल दे। बिल्कुल। कितनी रिकमेंडेड होती है, 1 एकड़ की बात करें या हेक्टेयर की हाँ, बात करें? जैसे हमारा जैसे पंजाब में आ गया, हम बात करेंगे जैसे मक्की की। मक्की का हम ऐसा करते हैं कि जैसे जितनी उसको हमारी जो खाद रिकमेंड की हुई है ना, हम उसी को हमने रूढ़ी से देना है। जी। जैसे मक्की है, मक्की को हम 1 हेक्टेयर में 20 टन खाद डालेंगे। 1 हेक्टेयर में 20 टन? 20 टन डालेंगे। जी। ठीक है? 1 ट्राली में हमारी 4 टन आ जाती है। ठीक तो है। उसमें खेत में 2.5 एकड़ में तकरीबन 5 ट्रालियाँ हमारी गिरेगी। हाँ, तो 20 टन 1 हेक्टेयर में हो गया तो 8 टन हो गया 1 1 एकड़ में। एकड़ में, बिल्कुल। हम ऐसे अगर ही एकड़ से लें तो 8 टन एक डालना, 2 ट्रॉली। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। और ऐसे ही हम कर सकते हैं, जैसे हमारा गेहूँ है, उसको भी इतना ही डलेगा। ठीक है। ठीक है? क्योंकि इनकी जो इतने से आपके जो न्यूट्रिएंट हैं वो उनको मिल जाएँगे। नाइट्रोजन मिल जाएगी, फास्फोरस भी मिल जाएगी, पोटाश भी मिल जाएगी, सब कुछ इससे मिल जाएगा। वो डाल करके एक बार उसमें हैरो चलाना है। हाँ, उसको डालना है 10-15 दिन पहले, ताकि वो अच्छी तरह गल जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बिजाई कर सकते हैं। ऐसे ही फिर हमने यूनिवर्सिटी में, पीएयू में हमने काम किया है, और ये देखा है कि क्योंकि जो रूढ़ी है ना, ये भी लोगों लोगों के पास पशु तो कम है, ज़्यादा नहीं है। तो इसको हम जब हमारे पास 5 साल हो गए ना हमारे एक खेत को हमने इतनी खाद डालते हुए, तो 5 साल के बाद हम जो सोने की फसल है ना, जैसे मक्की है, उसको हम आधी कर सकते हैं। अच्छा। खाद जैसे 20 है, 20 की जगह हम 5 साल के बाद 10 कर सकते हैं। ऐसे ही जो गेहूँ है, इसके लिए हम इसको 75% कर सकते हैं, 75% कर सकते हैं। 5 साल के बाद? 5 साल के बाद। तो हम एक बार प्रोसेस में चलते हैं। आपने बताया पहले रूढ़ी की खाद डाली, आपकी रिकमेंडेशन है कि 20 टन खाद होगी 1 हेक्टेयर 1 में, हेक्टेयर के लिए। वो डाल दी, फिर हरे ढैंचा या सण की बिजाई कर सकते हैं। हाँ, वो अलग है। जैसे ढैंचा या सण की बिजाई किया है ना, उसमें फिर हमें ये रूढ़ी की खाद की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, वो तो अकेले ही काम कर देगा। सफिशिएंट है। सफिशिएंट है। यानी कि मान लीजिए कोई कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहा है, जी, जी, जी। गेहूं की क्रॉप उसने काट ली, हाँ। उसके बाद उसने जुताई की, जी। तो आपका कहना है कि या 20 टन खाद डाल दे 2.5 एकड़ में, हाँ। 1 हेक्टेयर में 2 ट्रॉली 1 एकड़ में, और वो नहीं डालता है तो हरी खाद की बिजाई कर दे, ढैंचा वगैरह की, बिल्कुल, हाँ। वो बिजाई इससे भी कर हाँ, दे। इससे भी चल जाएगा काम।
अपने सौनी वाली फसल को चल जाएगा, जो उसके बाद फिर हाड़ी वाली फसल है उसको फिर उसको पूरा खाद डालना वो देना पड़े, यानी कि जो खरीफ की फसल है उसके लिए काम चल जाएगा हरी खाद से, और जब रबी की फसल आए सर्दियों की तो उसमें वो ट्रॉली खाद की डाल दे वो डाल देगा। जो आपने रिकमेंड की है। जी, ये तो हो गई उसकी खाद की मैनेजमेंट जी, की बात। जी, अब उसने फसल लगा ली मान जी, लीजिए, बिल्कुल। तो उस फसल लगाने के में क्या शुरू करें, क्योंकि बीज ट्रीटमेंट भी ध्यान रखना है। जैसे मेरी आपके ही विभाग के डॉक्टर से बात हो रही थी कि अगर कोई फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, हर्बिसाइड की जरूरत पड़ती है तो वो पहले ट्रीटमेंट कर ले। लेकिन इसमें हम जैसे कि हमने केमिकल तो लगाना नहीं है, जी जी, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्राइकोडर्मा से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है? ट्राइकोडर्मा से उसको जो ज़मीन से कोई बीमारियाँ लगने वाला होता है ना, उससे फिर वो बच जाता है हमारा फसल। ट्राइकोडर्मा से हम ट्रीट कर सकते हैं, उसकी फिर हम बिजाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही फिर हम इससे बिजाई से पहले हम जो कुछ बायो फर्टिलाइज़र हैं, जिसकी पीएचयू ने रिकमेंडेशन किया है, इसमें हमने किया हुआ है इसका। जैसे पहले तो हम करते थे ना, जो जड़ों वाली फसलें हैं, जिनकी जड़ों के अंदर गंढ होती है ना, नड्यूल होते हैं, पहले हम उस पे राइज़ोबियम का टीका वो हम रिकमेंड करते थे। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो फसलें हैं ना, जिनके जड़ों के अंदर गंढ नहीं है, मतलब नड्यूल नहीं है, उसके ऊपर भी हमने कुछ जो बायो फर्टिलाइज़र वो रिकमेंड किए हैं। तो उसमें हम कंसोर्शियम को करते हैं रिकमेंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो ये हमने 8-9 फसलों के ऊपर किया है। जैसे कमाद हो गया, इसमें हम 4 किलो 1 एकड़ का डालते हैं। मक्की हो गया, मक्की में हम 500 ग्राम रिकमेंड करते हैं, उसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे फिर हमारा गेहूँ हो गया, गेहूँ का भी हम 500 ग्राम ही करेंगे, ठीक है? फिर मेंथा हो गया, जो मेंथा है ना, जापानी पुदीना होता है, वो भी 4 किलो 1 एकड़ का करते हैं। हल्दी हो गया, वो भी 4 किलो 1 एकड़ का। प्याज हो गया, आलू हो गया, ये सभी 4-4 किलो हम करते हैं। 4 किलो उसमें क्या डालना है? 4 किलो कंसोर्शियम 1 एकड़ का। कंसोर्शियम डालना है। जी, जी। वो छिड़कना है या सीड के साथ मिलाकर देना? वैसे तो देखो जो 4 किलो है वो तो रेता के साथ मिला के हम उसको छिड़क सकते छिड़कते हैं। हैं, हाँ, छिड़क छिड़क सकते हैं, सकते उसके बाद बिजाई कर सकते हैं। लेकिन उसको जैसे बीज के साथ-साथ लग जाए तो उसका फिर फ़ायदा ज़्यादा है। हैं। बीज के साथ भी उसकी बिजाई हो सकती जी, है। जी, जी। तो ये तो हो गया शुरुआती ट्रीटमेंट सीड का। जी। फिर बिजाई करने के बाद क्या ध्यान रखना है? हाँ, फिर आपका वो खरपतवार आएगा, वीड आएगा। हम्म, उसके लिए हमने यूनिवर्सिटी में एक ड्रिल तैयार किया है। तो हम यही कहते हैं किसानों को कि या तो वो इस पे मल्चिंग कर ले, जैसे जो धान की पराली होती है ना, वो हम 5 टन 1 एकड़ की डाल सकते हैं। अच्छी तय हमारी डल जाती है। उससे हमारे जो नदीन है, वो काफ़ी उसमें मैनेज हो जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं। इसके साथ ही ये थोड़ा हमारा जो मॉइस्चर है, उसको भी ये कंज़र्व करने में हमारी मदद करती है। तो साथ में ये फिर बाद में गल जाएगी और ये सारी की सारी ज़मीन में ही फिर ये मिल जाती है। ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है उसकी, जैसे ऑर्गेनिक कार्बन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, वो बढ़ाने में भी हमारी मदद करती है। यानी कि जब बिजाई करते हैं उसके ऊपर से मल्चिंग करते हैं, मल्चिंग करते अपने आप उगाएगा उसके हैं। बिल्कुल, नीचे से। बिल्कुल, बिल्कुल, अपने आप आ जाएगा। जी। और दूसरा हम कहते हैं कि जैसे हमारी गेहूँ है, गेहूँ को हम जो बेड प्लांटर है, उससे हम उसकी बिजाई करेंगे, बेड प्लांटर के साथ। अच्छा। तो वो हमने यूनिवर्सिटी में तैयार भी किया है। उसकी बिजाई कर दिया बेड प्लांटर से, और 1 महीने के बाद जब कुछ नदीन आ गए, उसके बाद फिर हम उसको रीशेपिंग करेंगे। अच्छा, उसके जो टाइम्स खोल के ना, फिर हम रीशेपिंग कर देते हैं। उसके जो भी उसकी खाल में नदीन होते हैं, वो सारे के सारे उसके साथ ही वो। रीसेपिंग मतलब उसमें कुछ बिजाई बीच में जुताई करते हैं कुछ? हाँ, बीच में फिर हम, हाँ, उसको साथ में मट्टी आपकी ले जाएगा ना, तो जो जड़ों के साथ ही वो नदीन जो भी होंगे, छोटे-छोटे होंगे, उनको भी वो निकाल देगा। तो उससे खरपतवार मैनेजमेंट होने में काफी काफ़ी, हाँ, सहायता मिलती है। जी, जी। तो ये हो गया मैं खरपतवार का। और बीच में आती है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं वो निकालने हाँ, के लिए। बिल्कुल, हाँ, वो तो तो हम हाथ से निकाल सकते हैं, हम हैंड होल से निकाल सकते हैं, कसौला से निकाल सकते हैं। तो वो आपको मैनुअली या मैकेनिकली निकालना पड़ेगा, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है बिल्कुल, उसका। हाँ, और हमने एक ये भी देखा है, जैसे जो हमारे लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, उसमें हमने ये भी देखा है कि जैसे हम गेहूँ हम लगातार बीज रहे हैं जैविक खेती से, उसमें क्या होता है कि जैसे जो गुल्ली डंडा है ना, तो काफ़ी हमारा पंजाब का, हरियाणा का काफ़ी खतरनाक वीड है ये, उसमें उसकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। अच्छा। जो चौड़ी पत्ती वाले नदीन हैं, वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब गुल्ली डंडा की समस्या भी धीरे धीरे कम हो धीरे-धीरे जाती कम है हो यदि जाती है। प्रॉपरली ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए तो। जी, तो वीड कंट्रोल नेचुरली हो जाता है धीरे धीरे। जी, जी। और फिर फंगस की या पेस्ट की या वायरस की, तो उसको कैसे कंट्रोल करते जैसे जो कीड़े-मकोड़े तो आने हैं, हैं? ठीक है, सभी ने आना है, जो दूसरी फसलों पे आते हैं, इसमें भी आते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जब हम जैविक तौर के ऊपर कोई फसल ले रहे हैं ना, उस पे कीड़े-मकोड़े कम होते हैं, क्योंकि ये हार्ड है हमारी।
जो अच्छा। हार्डी है ना, जो बंदा भी तगड़ा होता है हाँ, हाँ। उसको बीमारी कम लगती है। अच्छा। तो इनको भी जो कीड़े मकोड़े और बीमारी है वो कम लगती है। दूसरी जिधर हम कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं, जिसपे हम यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, उससे कीड़े मकोड़े बीमारी कम आती है। कम आती है। जी। ये जो डॉक्टर साहब ने बात की, ये बहुत से किसान ये बात कहते हैं कि जब वो रेगुलरली ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रॉपरली शुरू करते हैं, 2-3 साल बाद धीरे-धीरे क्या होता है कि उनमें पेस्ट कम आते हैं, फंगस कम आता है, उसमें वायरस कम आते हैं और यही बात साइंटिफिकली डॉक्टर साहब ने अपनी यहाँ रिसर्च में देखी है कि इम्यूनिटी यूँ कहिए जैसे इंसान की बात होती है वैसे इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है ऑर्गेनिक बिल्कुल। खेती की फसलों की, तो वो ऑटोमेटिकली कम आते हैं। ये बात किसान तो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने साइंटिफिकली इसको देखा, ऑब्जर्व किया और ये पाया आपने कि ये कम ही आते हैं उसमें, जी, जी, धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। जी। अब डॉक्टर साहब एक बात आती है कि प्रोडक्शन कम आती है, ये जनरली एक समस्या रहती है, किसान भी कई अनुभव करते हैं। तो वो किन फसलों में ज़्यादा संभावना कम की है, किन में कितनी आती है? आपका क्या देखो, इसमें भी जैसे हमारा जो पीएयू में हमने जैविक खेती के ऊपर 1995 से काम शुरू किया था। हुँ। जो हमारे लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट है वो उसी जगह पे, उसी प्लॉट पे हम काम कर रहे हैं। जो ठीक है। जैविक था वो जैविक ही है, अभी जैविक ही है। हुँ। तो ऐसे हमने देखा है कि जैसे ये जो जैसे समस्या है ना, ये तो फिर आएगा थोड़ा-सा ना। प्रोडक्शन कम की हाँ, शुरुआत में, हाँ, थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं आता। देखो कितने थोड़ी परसेंट? थोड़ा देखो जो अनाज वाली फसल है उस पे थोड़ा ज़्यादा आता है, ठीक है? लेकिन दूसरे साल फिर थोड़ा और कम हो गया, तीसरे साल फिर हमारा 3-4% ही रह जाता है, अच्छा। ठीक है? जैसे हम लगाए हैं कि पहले साल हमारा जैसे तकरीबन 20-25% हुआ, दूसरे साल हमारा 9-10%, तीसरे साल हमारा 3-4% कम होता है हुँ। और चौथे साल में हमारा जो बराबर आ जाता है। इवन हमारे पास इतने लंबे एक्सपेरिमेंट हैं, कई बार तो हमारा जो जैविक वाला प्लॉट है ना, वो ज़्यादा दे देता है। ज़्यादा देता ज़्यादा, है दूसरे से, हाँ, ज़्यादा देता है। चौथे ऐसे साल में कुछ जी, अनुभव ऐसे हैं। ज़्यादा आता है। जो हमारे कोई लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं रॉथमस्टेट एक्सपेरिमेंटल स्टेशन है बाहर, उसमें जो 130-140 साल पुराने एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उसमें 30 से 40% यील्ड ज़्यादा आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले प्लॉट। यानी कि जो कंटिन्यूअसली ऑर्गेनिक फार्मिंग था उसमें प्रोडक्शन 30-40% बढ़ गई है, बढ़ गई है, बढ़ गई है। जिसमें कोई केमिकल इनपुट नहीं डाला गया था बाहर से। बिल्कुल, आप ये देखो ना, जैसे जब हम यूरिया डालते हैं उसमें सिर्फ नाइट्रोजन डाला, हमने जब डीएपी डाला तो उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस डाला। लेकिन जो प्लांट है ना, प्लांट को तो 17 जो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो हम सारे के सारे कुछ ज़्यादा मात्रा में चाहिए, कुछ कम मात्रा में चाहिए। लेकिन वो सारे के सारे हमारे जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसमें से हमारे पूरे हो जाते हैं। अच्छा। जी। और साथ में ये भी है, जैसे जब ये डिकम्पोज़ होती है ना, तो जैसे-जैसे हमारा प्लांट बढ़ता है, वैसे-वैसे ये इसकी रिलीज़ होती रहती है। तो वैसे-वैसे इसको धीरे-धीरे रिलीज़ होती है। उपलब्ध होते रहते हैं। ये जो मैंने बताया था आपको कि यील्ड हमारी कम होती है, लेकिन उस पे भी हमने काम किया है। जैसे जो फसलें हैं ना, जिसमें कतार से कतार का फासला ज़्यादा है, उसमें हम इंटरक्रॉप ले सकते हैं। हम उसमें एक रलमी फसल ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर हमने काम किया था मक्के के ऊपर। मक्की में हम सोयाबीन लगा सकते हैं, मक्की में हम काउपी लगा सकते हैं। उससे हमें जो आमदन है वो बढ़ जाती है। ऐसे हमने आलू के ऊपर भी काम किया है। आलू की बट के साथ-साथ हम मूली लगा देते हैं। मूली में भी हम वो मूली हमारी फालतू आ जाती है, अच्छा, ठीक है? उससे भी जैसे पहले साल में फिर हमारी जो यील्ड है उसका भी हमें घाटा महसूस नहीं होता, कंपनसेट हो जाती है। कंपनसेट हो जाता है। ऐसे फिर हम क्या करते हैं, जैसे हमने प्याज लगाया, प्याज की हमने जैसे 4 कतार लगाई, उसके बाद फिर हमने धनिया लगा दिया। धनिया में एक तो ये धनिया ट्रैप क्रॉप हो गई, जो प्याज के ऊपर कोई कीड़ा-मकोड़ा आना है वो धनिया के ऊपर आएगा। धनिया आपने काट लेना है। 2 कटिंग के बाद उसको फिर सीड बना लीजिए। तो ऐसे भी हम अपनी जो आमदन है वो बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया अनाज में थोड़ा-सा कम आता है शुरू में, तो सब्ज़ी या फ्रूट्स में थोड़ा ईज़ी है? हाँ, जैसे आलू है, आलू में कम नहीं आता। अच्छा। हाँ, जो प्याज है उसमें भी ये कम नहीं होता। हाँ, जो इसमें जो फसलें हैं ना, हमारी आलू हो गया, हमारा प्याज हो गया, इसमें बहुत कम कम हमें मतलब इसमें प्रोडक्शन कम होने की संभावना ही कम है। कम है। जी, हाँ, जी, मतलब इक्वल लगभग इक्वल शुरुआत में आ जाती है। बिल्कुल, तो आपने बताया 14 क्रॉप पे आपके एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, जी, जिसमें अनाज भी है और सब्जियां भी हैं। सब्जियाँ भी हैं, बिल्कुल, तो उनमें आपने ये पाया कि तीसरे चौथे साल जो है प्रोडक्शन इक्वल आ जाती आ है जाती है। और कुछ में तो हाँ, ज़्यादा भी आना शुरू हो बाकी हाँ, जाती क्वालिटी भी अच्छी है, है। आपको प्रीमियम प्राइस भी है इसमें। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जब हम ऑर्गेनिकली मैनेज करते हैं हमारा फार्म, तो हमारी इनपुट कॉस्ट भी कम होती है। जी। क्योंकि हमने अपना सीड हमने घर से ले लिया, खाद हमने घर से ले ली और दूसरा जो कीड़े-मकोड़े मारने के लिए हमने वो नीम हमने हमारे गाँव में लगे होते हैं नीम के पेड़, उससे हमने अपना घर में नीम का घोल तैयार करके उसके हम
कीड़े मकोड़े भी हम खत्म कर सकते हैं। नीम का मैं बताता हूँ सभी किसानों के लिए। जी। जैसे 4 किलो नीम के पत्ते लेने हैं, हम्म। इसको 10 लीटर पानी में आपको उबालना है। जब ये आधा रह जाए ना, तो इसको फिर हम अपनी एक बोतल में हम भर के रख सकते हैं। बोतल को हम जैसे भी कोई क्रॉप हो, जैसे फॉर एग्जांपल गेहूँ है, गेहूँ के ऊपर जो एफिड आ जाता है, तेला आ जाता है, उसके लिए हम 1 लीटर इसको 100 लीटर पानी में डाल के ना 1 एकड़ के ऊपर हम उसकी स्प्रे करके, तो जो तेला है, तेले की हम रोकथाम कर सकते हैं। ऐसे फिर हमारा जैसे अब ये आएगा, सरसों आएगी, सरसों के ऊपर जो तेला आता है उसके ऊपर भी हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। मतलब घर में ही तैयार करो और घर में ही यूज़ करो। यानी कि आपने बताया 4 किलो पत्ते लेने हैं, हरे पत्ते नीम के, हरे पत्ते 10 किलो पानी लेना है, जी, 10 लीटर पानी, जी, उनको उबालना है, पानी आधा रह जाए जी, तब छान करके बोतल में भर लें। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें से फिर जब हरा तेला इसमें गेहूं में आता है या सरसों, तो उसमें से आपने 1 लीटर लेना है बिल्कुल, और उसमें कितने पानी में 100 लीटर पानी 100 लीटर पानी में डाइल्यूट कर लेना है और उसकी स्प्रे करनी, स्प्रे करनी है, तो उसका रिजल्ट आता है। बहुत अच्छा आता तो है। इसी तरह और भी कई चीजें हाँ, बनाते जैसे हैं। धान आ गया, धान के ऊपर हमें 4 लीटर 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे 100 लीटर पानी में डाल के। 4 लीटर। हाँ, बिल्कुल, ये मतलब देखना है कीड़ा का साइज़ कितना है, और धान में आएगा वो हमारी पत्ता लपेट सुंडी आती है या फिर उसके नीचे तो स्टेम बोरर आता है, उसके लिए हम 4 लीटर का तो इस्तेमाल ये करेंगे। आपने पहले ट्राई एंड टेस्ट किया है कि किया भाई है इतना डालना है और इससे कंट्रोल होता है, इस लेवल का होता है। जी, तो मतलब किसान घर पर ही ये चीजें बनाकर जो नेचुरल पेस्टिसाइड है उनका यूज करके यूज़ भी कर सकते बच सकते हैं हैं, बिल्कुल। बीमारियां जो फसलों में आती हैं। जी, जी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम भी रहती है कई बार, या वो मैनेज हो सकती है? क्योंकि मान लीजिए शुरू में जो प्रोडक्शन कमी की जो बात करें, बीमारियां 2 कारण होते हैं, न्यूट्रिशन अगर कम हो तो। नहीं, जब हमने उसको पूरा रूढ़ी दे दिया ना, खाद दे दिया, जी। तो फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स कम नहीं आएँगे। अच्छा। हाँ, वो जब हम लगातार उसमें डाली जाएँगे, तो हमारा तो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बहुत बढ़ जाता है। ओके। तो इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही हमने फिर ये किया था कि जैसे हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जब काफ़ी बढ़ गया था ना, तो हमने ये किया कि हम इसको क्यों ना आधा कर दें। हम्म। जो सोने की फसल है, उस पे हम आधी रूढ़ी की खाद कर दें, उससे भी हमारा काम चल जाता है। फिर वो मैनेज हो जाता है हाँ क्योंकि जी, उतनी ज़रूरत नहीं जी, रहती है। जी, एक चीज़ और किसानों की डॉक्टर साहब इसमें आती है कि जब लगातार हम ये करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो नीचे के अर्थवर्म है, केंचुए हैं, वो बढ़ जाते हैं। दूसरा उनका एक्सपीरियंस ये रहा कि पानी की इनटेक कम हो जाता है, ज़मीन की पोरोसिटी बढ़ जाती है। ये होता है? बिल्कुल, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अर्थवर्म ऊपर आ जाते हैं। हाँ, तो उनकी गिनती बहुत बढ़ती है। हाँ, यही है ना, जैसे हेल्पफुल है वो? हम बहुत हेल्पफुल है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो ज़मीन की एक तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम्म। फिज़िकल में उसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी दूर तक नीचे तक जाती हैं, नीचे से फिर वो अपने प्राकृतिक तत्व भी नीचे से लेके आती हैं। लेकिन वो तभी जाएँगे ना जब उसके लिए वातावरण अनुकूल होगा, ठीक है? जो ये केंचुए हैं, ये भी हेल्प करते हैं, ये भी नीचे ऊपर जाते हैं ना, इसमें फिर हमारी जो फसलों की जड़ें हैं वो भी इसके नीचे फिर नीचे तक जाती है, थोड़ा हेल्थी ज़्यादा है। फैलती ज़्यादा है। तो ऐसे फिर हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, केमिकल में हमारा हो गया जैसे ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटाश हो गया, और इवन माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, वो भी हमारे इसमें बढ़ जाते हैं। हैवी मेटल्स कम आते हैं, हैवी मेटल्स हैवी का। मेटल्स कम आते हैं क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनिक मैन्योर है ना, वो हैवी मेटल्स को बाइंड कर लेती है। अच्छा, जी, 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 जी। ये भी उसमें हमारे ये लिए अच्छा कैपेसिटी है, है कि वो बाइंड कर बाइंड लेती कर है। लेती है, ये भी हमारे लिए अच्छा है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए अच्छा है। तो ऐसे फिर हमने जो माइक्रोबायोलॉजिकल इसका प्रॉपर्टीज़ भी देखी है, उसमें हमारी जो एल्गी है उसकी गिनती बढ़ जाती है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, फिर हमने कुछ काम किया है ग्रोथ रेगुलेटर्स के ऊपर, इसमें हमने एंजाइम्स के ऊपर भी काम किया है, जो हमारी ज़मीन में वो बढ़ जाते हैं। बढ़ तो जाते इसके हैं। हाँ, बिल्कुल। एक चीज़ और देखिए डॉक्टर साहब, कुछ किसानों का अनुभव कि मान लीजिए गेहूं की फसल हम ले, अभी तो क्योंकि रूटीन में फसल ले रहे हैं, किसान जमीन को खाली नहीं छोड़ रहे, लेकिन अगर जमीन को 4-5-6 महीने खाली छोड़ देते तो जमीन अपनी जो उपजाऊ ताकत है धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देती है, ऐसा होता है? हाँ, देखो बनाती तो है, लेकिन पंजाब में तो हमारे छोड़ते नहीं। अगर हमारे छोड़ा जाए तो। हमारे 2 से 3 फसलें लेते हैं। तो मैं उसकी भी एक आपको बताता हूँ, एक रोटेशन हमने रिकमेंड किया है। जैसे सावनी में हमने ली है मूँगी ली है, उसके बाद फिर हमने गेहूँ ले लिया, गेहूँ के बाद फिर दोबारा मूँग ले लिया, समर मूँग ले लिया। सावनी में हमारी कई बार जो मूँग है ना वो फ़ेल हो जाती है, बारिशें आ गई, उसमें फ़ेल हो जाती है। तो फिर हमने ये देखा, इसका मुकाबला किया कि जो हमारी गेहूँ है ना, जब हमने मूँगी के बाद लिया, एक तरफ हमने लिया उसको धान के बाद, जो मूँगी के बाद लिया उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा। जी, जी। इवन हमारी जैसे एक फसल फेल भी हो जाए ना, तो हमारे पूरे क्रॉपिंग सिस्टम की जो यील्ड है ना, वो भी हमारी कम नहीं होती।
वो भी हमारी बढ़ जाती है। मतलब रोटेशन हो, जो जैसे हाई नाइट्रोजन वाली क्रॉप बार बार लेंगे तो फिर उसकी न्यूट्रिशन कम हो जमीन की हो जाती है। जी जी जी। तो ये दूसरी जो आप बता रहे मूंग है, ये नाइट्रोजन भी बढ़ाती है और बिल्कुल बढ़ाती है, लेकिन हाँ, कम भी लेती है, इसको जरूरत भी नहीं है इतनी ज़्यादा। क्रॉप साइकिल जो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मोनोक्रॉपिंग मतलब बार बार वो लेंगे तो दिक्कत आती है, बिल्कुल बिल्कुल तो चेंज करते रहना भी जरूरी है। बिल्कुल। और इसके बाद फिर जैसे हमने हमारी जो प्रोड्यूस हमारी तैयार हो गई, इसके बाद फिर हमने इसकी मार्केटिंग करनी है। तो मार्केटिंग में भी जैसे हमने इसको स्टोर करना है, वो भी हमने दूसरी फसल से अलग करना है इसको। जब हमने इसको ट्रांसपोर्टेशन करना है, वो भी हमने अलग करना है। ठीक है, ये भी पूरा ध्यान रखना है ताकि मिक्सअप ना हो जाए, मिक्सअप ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो उसकी वो मिल पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और, सब्जियां कई बार कई किसानों का अनुभव या मेरा पर्सनल अनुभव भी है, जो प्योर ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई सब्जियां हैं और जो हम मार्केट से कन्वेंशनली जो केमिकली ग्रोन है वो लेते हैं, तो वो वाली बहुत जल्दी खराब हो जाती है। और ये हम 10 दिन 15 दिन भी रख लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो इतना खराब नहीं होती है, चल जाती, सस्टेन करती है। ये अभी हमने देखा है, हमने आलू लगाए थे, उसमें देखा है, एक जब हमने जैविक तौर के ऊपर आलू लगाया और दूसरा हमारा कन्वेंशनल था जिसमें यूरिया डाला है, तो यूरिया डाई वाला वो उसमें जल्दी उसमें जो रिंकल्स पड़ गए, तो ये हमारा जैविक वाला लंबी देर तक चला। तो दोस्तों, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना आसान है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। अब जो बीमारियों के कंट्रोल की बात है, उसका एक डिटेल्ड वीडियो हम और डालेंगे, जिसमें डॉक्टर मनमोहन आपको साइंटिफिकली बताएंगे कि कैसे जो है पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे फंगस को कंट्रोल किया जा सकता है। यदि शुरू से ध्यान रखा जाए तो ये एक कंप्लीट क्रॉप मैनेजमेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जो बीमारियों से बचाने का तरीका उसी में समाहित है। बीमारी आने के बाद नहीं, शुरू से ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसका भी डिटेल वीडियो आपको आगे मिलेगा, जिससे कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा कि कैसे शुरू करें, कैसे बीमारियों का बचाव करें। और सबसे अच्छी बात जो डॉक्टर साहब ने शुरू में बता दी कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि मार्केटिंग कैसे होगी। उगा लिया जाएगा, लेकिन मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप वो कन्वेंशनली ग्रोन उसके साथ तो बेच नहीं सकते, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी सी लेबर कॉस्ट भी बढ़ती है, हार्ड वर्क का काम है। तो किसान चाहता है कि मुझे उतना क्रॉप का दाम तो मिले, और थोड़ी सी शुरुआत में कम आएगी तो उसको भी कंपनसेट करना है। तो वो मार्केट ढूंढनी जरूरी है, और वो मिल जाती है। टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि हम जो प्योरली ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उनको सीधा उपभोक्ताओं से मिलवाते हैं, अपने चैनल के माध्यम से नंबर भी देते हैं। बहुत से किसानों को हेल्प मिली है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करते हैं प्रोड्यूस बेचने में। हरियाणा में बहुत से किसानों को मार्केटिंग की दिक्कत नहीं है, और हम बाकी जगह भी जाते हैं। तो मार्केटिंग देखने के बाद, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, उस तरह से फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक प्रोडक्शन भी ठीक आएगी और क्रॉप अच्छी आएगी। नंबर हमने दिया हुआ है, और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि आप यूनिवर्सिटीज़ के साइंटिस्ट के साथ जुड़िए, आप उनसे सलाह कीजिए। यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट पूरी रिसर्च करते हैं, तब रिकमेंडेशन देते हैं, तो उससे हमें काफ़ी लाभ मिल सकता है। चाहे आप कन्वेंशनल खेती कर रहे हैं तो भी जुड़िए, अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो ऐसे जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो हमारे लिए लंबी रिसर्च करें, उनसे जुड़कर और ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। और साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग भी की जा सकती है, और ये प्रूवन है कि काफ़ी फसलें बहुत अच्छी पैदावार देती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।